हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे हमारी एनसीईआरटी के लास्ट चैप्टर पे जिसका नाम है पॉपुलेशन। साथ ही साथ हम देखेंगे हमारी एनसीईआरटीज़ के ही कुछ एमसीक्यूज जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड होंगे। सो इस चैप्टर में बेसिकली हम जानने वाले हैं हमारी कंट्री के पॉपुलेशन साइज़ के बारे में, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, और हम देखेंगे कि हमारा जो हमारी जो कंट्री है इंडिया, उसमें अगर हम बात करें तो किस तरीके से कौन कौन सी एजेस के, कौन से एज नंबर्स के जो लोग हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि हमारा जो ओवरऑल कंट्री है, हमारी जो ओवरऑल नेशन का जो लैंड मास है या हमारे जो ओवरऑल रिसोर्सेज हैं उनको बांटने के लिए, सभी लोगों तक ये पहुँचे अच्छे तरीके से, उसके लिए क्या क्या चीज़ें जो हैं अब की जा रही हैं। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। और इस चैप्टर की सबसे खास बात एक ये है कि अगर आप इनके जो फिनोमिनाज हैं या इनके जो प्रैक्टिकल डेटाज हैं इनका यूटिलाइजेशन अच्छे से करें तो कहीं ना कहीं आपको ऐसे राइटिंग्स में भी हेल्प करेंगे। ऐसे राइटिंग्स के साथ साथ ये आपको मीन्स के आंसर राइटिंग में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। राइट, सो समवेयर आपको इन डेटाज को, जो भी इस चैप्टर में, जो भी एनसीईआरटी में आपको दिए गए हैं, उनको भी आपको कलेक्ट करके रखना है और उनका यूटिलाइजेशन समय समय पर करना है। ओके, सो इस चैप्टर में जब हम शुरू करेंगे तो हम 3 बेसिक पॉइंट्स की बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब ये कि हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है उसका साइज़ क्या है और वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। फिर हम बात करेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ की और साथ ही साथ प्रोसेस ऑफ द पॉपुलेशन चेंज। अब पॉपुलेशन ग्रोथ तो आप सभी समझ रहे हैं कि जिस तरीके से ग्रोथ होती है उसके कर्व्स के बारे में, उसके ग्राफ के बारे में बात होगी। लेकिन प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज मतलब कि किसी भी रीजन की या किसी भी देश की अगर पॉपुलेशन में कोई चेंज आता है तो ऐसी कौन सी प्रोसेसेस होती हैं जिसकी मदद से ये चेंजेस आ पाते हैं। आफ्टर इट हम देखेंगे द कैरेक्टरिस्टिक्स और आई वुड से द क्वालिटीज़ ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, तो शुरू हम करेंगे पॉपुलेशन साइज और डिस्ट्रीब्यूशन से। अब इंडिया के जो लास्ट सेंसस हुए थे मार्च 2011 में, उसमें इंडिया की जो पॉपुलेशन थी इट वाज 1210.6 मिलियन इंडियन नंबर्स में 125 करोड़ के हिसाब से। राइट, वर्ल्ड्स पॉपुलेशन का 17.5%। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक या आप कह सकते हो एक डिफ़िकल्ट पार्ट जो है हमारे लिए वो ये है कि ये जो 17.5% ऑफ द पॉपुलेशन है ये वर्ल्ड के 2.4% ऑफ द एरिया पर ही रहती है। सो समवेयर थोड़ा सा प्रॉब्लम्स यहाँ से शुरू होती हैं। ठीक है, अब सेंसस की बात करते हैं। हमने यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया सेंसस। सो व्हाट इज सेंसस? सेंसस इज एन ऑफिशियल इन्यूमरेशन ऑफ द पॉपुलेशन जो कि पीरियोडिकली किया जाता है। मतलब कि हिंदी में अगर इसको आम भाषा में कहा जाए तो एक समय के बाद, एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद गिनती की जाती है कि आपके देश में कितने लोग रहते हैं, और उस गिनती में ये भी काउंट किया जाता है कितनी महिलाएं, कितने पुरुष, दैट मीन्स कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, कितने चाइल्ड हैं तो कौन से एज ग्रुप के चाइल्ड कितने हैं। आफ्टर इट आप देखते हो कि सीनियर सिटीजन्स कितने हैं, यंगस्टर्स कितने हैं। इसके अलावा ये देखा जाता है कि जो भी पॉपुलेशन है उसमें से कामकाजी कितने हैं, उसमें एंटरप्रेन्योर कितने हैं, उसमें बिजनेसमैन कितने हैं, उसमें वर्किंग फोर्स में कितने हैं, डेली वेजेस अर्नर कितने हैं। राइट, सो ये जो पूरा का पूरा डेटा है। अब आप सोचोगे इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है, इतना सारा काम करने की ज़रूरत क्या है? ज़रूरत ये है कि जब हम ये सारा डेटा कलेक्ट करते हैं, राइट, हर 10 साल के डिफरेंस में, हर 10 साल के इंटरवल में हम क्या कर रहे हैं, गिनती कर रहे हैं कि हमारे पास कितने लोग हैं। क्योंकि हमको जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं उनको डिवाइड करना है सभी लोगों में। अब ऐसा तो है नहीं कि आप हर किसी को हर तरीके की स्कीम प्रोवाइड करा सकते हो, नहीं। सो क्या किया जाता है कि ग्रुपिंग, ये जो सेंसस का जो प्रोसेस है ये इसलिए किया जाता है ताकि देखा जा सके कि आपके देश में जैसे फॉर एन एग्जांपल अभी मैं लेकर चलती हूँ 0 to 5 ईयर्स, 5 साल तक के जो बच्चे हैं उनका नंबर कितना है। ठीक है, अब 5 साल के बच्चों का नंबर देख लिया कि इतनी संख्या है, उसके बाद गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगी कि उन 5 साल तक के जो बच्चे हैं उनके दूसरे डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट के जो दूसरे डिपार्टमेंट्स होते हैं वो ये चेक करते हैं कि उनमें से कितनों को आप कह सकते हो जो उनकी रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशन की, बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो फुलफ़िल कर पाने में कितने लोग जो हैं अपने सक्षम है और कितने नहीं हैं। ठीक है, उसके बाद उसी के बेसिस पर स्कीम्स बनती हैं। जैसे आप देखते हो स्कूल्स में मिड डे मील स्कीम्स बनाई जाती हैं, आंगनवाड़ी सेंटर्स में जो है उनको दूध या इस तरीके के THRs के पैकेट दिए जाते हैं जिसके थ्रू ये जो हैं
अपने बेसिक न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाते हैं। इसी के साथ साथ फिर बात आती है, जैसे आप यंगस्टर ग्रुप की तरफ चलो। आपके देश में कितने यंगस्टर्स हैं, कितने एम्प्लॉयड हैं, कितने अनएम्प्लॉयड हैं, कितनों के पास ये स्किल्स हैं कि वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सारा जो भी कैलकुलेशन किया जाता है हर 10 साल में, ये इसलिए किया जाता है ताकि आने वाले समय में आपके देश में जो भी लोग रहते हैं उनके लिए नई स्कीम्स बनाई जा सकें फॉर देयर बेटरमेंट, फॉर देयर डेवलपमेंट, राइट। इस तरीके से जो सेंसस किए जाते हैं सबसे पहले हमारे इंडिया में हुए थे 1872 में, ठीक है। 1872 में जो सेंसस हुए थे उनको कंप्लीट होने में 1881 तक का टाइम लगा, दैट मीन्स इक्वल टू 9 ईयर्स। उसके बाद से हमारे यहाँ पे रेगुलरली हर 10वें साल में सेंसस हो रहे हैं, राइट। अगर आप देखो दैट मार्च 2011 में हमारा जो सेंसस था लास्ट कंप्लीट हुआ था। रिसेंटली हमारा जो 2021 में सेंसस कंप्लीट होने थे, बट ड्यू टू दिस पेंडेमिक ये हो नहीं पाए हैं। लेटर ऑन जैसे ही सारे सिचुएशंस नॉर्मल होंगी ये प्रोसेस भी स्टार्ट होगा। अब बात कर रहे हैं हम इंडियन सेंसस की। तो इंडियन सेंसस जो है हमारा सबसे कम्प्रहेंसिव सोर्स है डेमोग्राफिक, सोशल और इकोनॉमिक डेटा का। जैसा मैंने आपसे कहा, इकोनॉमिक डेटा का आपको समझ में आ गया। सोशल की बात अगर मैं कर रही हूँ तो सेम अगेन गोज कि आपके देश में कितने महिलाएं हैं और कितने पुरुष हैं, कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं। सोशल लेवल पर कैसे बताया इसने आपको बताया सेक्स रेशियो। दैट मीन्स कि अगर आपके देश में 1000 मेल पर्सन्स हैं और उन पर 1000 फीमेल पर्सन्स हो, सो इट इज़ अ गुड सेक्स रेशियो। दैट मीन्स कि आपके यहाँ पर ये बात नहीं मानी जाती दैट मेल जो भी आप कह सकते हो उसका अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर कई रीजन्स हमारे देश के ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी ये जो सेक्स रेशियो का जो डिफरेंस है ये हम फुलफिल अचीवमेंट नहीं कर पाए काफ़ी अच्छा। यहाँ पे ये समझ में आता है कि फिर हमें सोशली कौन कौन से चेंजेस हमारे देश में करने हैं, राइट। लेटर ऑन अब जैसे कन्या भ्रूण हत्या को रोकने को लेकर जो आपके यहाँ पे कानून बनाए गए हैं, जो भी लीगल लॉज बन रहे हैं वो इसलिए बन रहे हैं। और उनकी इन्फॉर्मेशन कैसे मिल रही है? उनकी इन्फॉर्मेशन इसी के थ्रू मिल रही है, क्योंकि ये सेंसस आपको बता रहे हैं कि आपके देश में सोसाइटी का पैटर्न कैसा है, आपके देश में डेमोग्राफिक डिवीजन कैसा है, आपके देश का इकोनॉमिक डेटा कैसा है, राइट। ओवरऑल जो भी आप देख रहे हो, जो भी स्कीम्स बन रही हैं, जो भी लॉज बन रहे हैं, उनकी कहीं ना कहीं अगर आप बात करो तो जो सबसे बड़ा आप कह सकते हो सपोर्टिंग सिस्टम है वो सेंसस का ही होता है, ओके। अब शेयर ऑफ वर्ल्ड ऑफ पॉपुलेशन एंड मीडिया की बात करें अगर, तो जैसा आपसे कहा 17.5% पॉपुलेशन इंडिया के पास है, विच इज़ अ लार्ज पीस ऑफ केक। लेकिन अगर एरिया की बात की जाए तो ओनली 2.4%, ठीक है। और उसमें भी अगर आप इंडिया में स्पेसिफिक देखो तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है, हाफ ऑफ इंडिया की पॉपुलेशन उसके 5 स्टेट्स में, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश। राजस्थान जो है इन द टर्म्स ऑफ एरिया इट इज़ द बिगेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, लेकिन पूरे देश की सिर्फ 5.5% पॉपुलेशन ही राजस्थान में रहती है, ओके। अब पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बाय डेंसिटी की अगर आप बात करो तो उत्तर प्रदेश में 16% है, महाराष्ट्र 9%, बिहार 9%, वेस्ट बंगाल 8%, मध्य प्रदेश में 6%। इस तरीके से ये कम हो रही है, विच इज़ आपको दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। और जब भी कोई चीज़ अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट होती है सो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स भी स्टार्ट होती हैं, ओके। तो ये तो बात हो रही है डिस्ट्रीब्यूशन की। अब जैसे अगर आप देखो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, डेंसिटी जो होती है इसकी डेफिनेशन ही होती है द नंबर ऑफ पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में जितने लोग रहते हैं उसके बारे में अगर आप बात करो, या समझने के लिए आप समझो कि 1 स्क्वायर किलोमीटर का मान लीजिए आपके पास एक एरिया है, उसमें कितने पर्सन्स रह रहे होंगे, तो उसके बेसिस पे अगर आप बात करो सो हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर रेड अलर्ट पर 2 स्टेट्स की मैं बात करूँ सो फर्स्ट इज़ बिहार, सेकंड इज़ वेस्ट बंगाल। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो डेंसिटी है 1001 एंड अबव, यानी इस 1 स्क्वायर किलोमीटर के रीजन में 1000 से भी ज़्यादा लोग रह रहे होंगे। तो अब आप कुछ सोचो कि अगर 1000 लोगों को इस तरीके से आप मान दो, एक इमेजिन अ बॉक्स और इमेजिन अ रूम और एन एरिया विद 1 स्क्वायर किलोमीटर। अब यहाँ पर आप 1000 लोगों को रखोगे तो उनको रहने में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, राइट।
सबका जो एरिया होगा वो कितना छोटा होगा, सबको एक एक स्क्वायर मीटर का जो एरिया है वो मिलने वाला है, राइट। लेकिन अगर आप बाकी रीजन्स की बात करो तो धीरे धीरे जो नंबर्स हैं कम हो रहे हैं। हमारे यहाँ पर ऐसे बहुत ही लिमिटेड स्टेट्स हैं जहाँ पर 250 और बिलो, उससे भी कम पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में होंगे। तो उससे क्या होता है कि उनको जो रिसोर्सेज हैं उसका जो यूटिलाइजेशन है काफ़ी अच्छे तरीके से हो पाता है। रिसोर्सेज से मैं बार बार ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि हम सिर्फ एरिया की बात कर रहे हैं। रिसोर्सेज का मतलब होता है कि किसी भी हिस्से में अवेलेबल मिनरल्स, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, हर तरह का जो रिसोर्स है जो कि ह्यूमन की रिक्वायरमेंट है, उसकी नीड है, सबसे इम्पॉर्टेंटली आपकी फूड क्रॉप्स जो उसकी नीड है, अगर हमारे यहाँ के जो ये डिस्ट्रीब्यूशंस हैं ये इवनली होते तो ये जो आज की डेट में हमको पॉवर्टी जैसी हंगर सिचुएशंस, फेमाइन, ये सब कुछ देखना पड़ता है, ये शायद उतना ज़्यादा हायर लेवल पर नहीं होता, राइट। खैर अभी भी हम अपनी अलग अलग नई नई स्कीम्स के थ्रू कोशिशें कर रहे हैं एंड वन डे वी विल डेफिनेटली अचीव दिस, राइट। सो ये जो सारे आपके डेटाज हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू अगर आप बात करो आंसर राइटिंग की या ऐसे राइटिंग की, क्योंकि कभी भी आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन कोई नहीं पूछता। यूपीएससी डायरेक्टली क्वेश्चन कभी नहीं करती है कि बताओ इस सेंसस के अकॉर्डिंग इस स्क्वायर किलोमीटर एरिया का बताओ। लेकिन अगर आप सीक्वेंस में जाओ तो हाँ, सीक्वेंस वाइज आप जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है दैट कि मोस्ट पॉपुलेटेड टू लेसर पॉपुलेटेड सीक्वेंस में लगाओ, या फिर आपको दे दिए 4 सीक्वेंसेस, बताओ इसमें से कौन सा सही है इन ऑर्डर ऑफ हायर लो टू हाई पॉपुलेशन और हाई टू लो पॉपुलेशन। सो इस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन ये भी यूपीएससी के हिसाब से ये भी काफ़ी लोअर लेवल के होते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ एंड द प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज की। तो बेसिकली अगर आप बात कर रहे हो कि पॉपुलेशन चेंज या पॉपुलेशन ग्रोथ किन चीज़ों से चेंज हो रही है, इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो 3 रीजन्स होते हैं। पहला होता है बर्थ, सेकेंड इज डेथ, थर्ड इज द माइग्रेशन। बर्थ एंड डेथ सभी को पता है, माइग्रेशन के बारे में बात करेंगे। पॉपुलेशन ग्रोथ जो है बेसिकली ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रिफर्स टू द चेंज इन द नंबर ऑफ द इनहैबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, से ड्यूरिंग द लास्ट 10 years। मतलब कि पिछले 10 सालों में आपके देश में रहने वाले लोगों की नंबर्स में जो भी चेंज आए होंगे, या चलो किसी टेरिटरी की बात करें तो लेट्स से कि आपने 10 years का एक टाइम, एक पीरियड आपने फिक्स किया और उसमें आप देख रहे हो कि पॉपुलेशन किस तरीके से चेंज हो रही है, ठीक है। और जो रेट और द पेस ऑफ द पॉपुलेशन होता है इट इज़ द अदर इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट। क्यों? क्योंकि क्या है कि इसको हम स्टडी करते हैं परसेंट पर एनम पर। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आप मानो कि इंक्रीज 2% पर एनम मीन्स दैट इन अ गिवन ईयर देयर वॉज एन इंक्रीज ऑफ 2 persons फॉर एवरी 100 persons in the base population and this is referred to as the annual growth rate। यानी कि आपके देश में अगर 100 लोग हैं, फॉर एन एग्जाम्पल 100 लोगों पर अगर मैंने कहा है कि मेरा जो हमारे देश का जैसे रेट ऑफ इंक्रीज है 2%, तो इसका मतलब है प्रत्येक 100 लोगों पर ईच एंड एवरी जो भी 100 लोग होंगे उन पर 2 जो बर्थ रेट है वो 2 लोगों का हो रहा है। दैट मीन्स 2 इंक्रीज हो, 2 नंबर ऑफ पर्सन्स जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे जब माइग्रेशन और इनकी, तो आपको ये चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। जैसे हम बात कर रहे हैं ग्राफ की, ठीक है। सो ये जो 2 ग्राफ्स हैं हमारे पास, एक तो हमारे पास है पॉपुलेशन का ग्राफ। पॉपुलेशन का ग्राफ सभी को पता है काफ़ी हाई स्पीड से जो है ग्रो कर रहा है, राइट। ये इस तरीके से इसकी ग्रोथ हो रही है। लेकिन जो चीज़ हमारे लिए देखने लायक है, या जो चीज़ आप देखो कि आफ्टर सर्टेन हमारे कुछ जो हम कह सकते हैं हम लोगों ने कोशिशें की, हमारी गवर्नमेंट ने अलग अलग स्कीम्स लेकर, या आप कह सकते हो अवेयरनेस ला करके कोशिश की है। सो समवेयर जो रेट है ग्रोथ का वो कहीं ना कहीं डिक्रीज हुआ है। जैसे अगर मैं बात कर रही हूँ 1951 to 61 और 61 to 71 के इंटरवल में, सो पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे हुई? ग्रोथ का जो रेट था 21.64 था, फिर ये 24 हुआ, लेटर ऑन ये डिक्लाइन होना शुरू हुआ 24.68, 23.8, 21.5 एंड लास्ट हमारी जो सेंसस हुई है उसमें 17.64 हो गया है ना। इसका मतलब ये है दैट ऑल्दो द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग बट
बाय द रेट विच इट वाज इंक्रीजिंग, वो रेट अब कम हो रहा है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि जहाँ पर हर 100 लोगों पर आप मानो कि 22 लोग, राइट, 25 लोग की जो इंक्रीज हो रहा था, अब वो घट करके 18 लोगों तक पहुँच चुका है, ठीक है। और इसी तरीके से आपको ये ग्राफ जो है ये दिख रहे हैं। सो इसमें भी यहाँ पे फिर बात की जाती है कि ऐसे जो गवर्नमेंट ने अलग अलग आप कह सकते हो स्कीम्स या पॉलिसीज़ या ऐसे उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, उसके थ्रू कहीं ना कहीं ये जो ग्रोथ रेट है इसके ग्राफ ने एक तरीके से डिक्लाइन शो किया है। ऑल्दो आप अगर देखो तो पॉपुलेशन ग्राफ इंक्रीज हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगर आपको इसका नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव इम्पैक्ट है कि पॉपुलेशन ग्राफ इंक्रीज हुआ है, तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका ये भी है कि जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है उसका ग्राफ डिक्लाइन पर आना शुरू हो गया है। ओके, सो इस तरीके से इन डेटास का यूज़ करना है आप लोगों को अपने एसेज में या अपनी आंसर राइटिंग में, ताकि आप किसी भी फिनोमिना के या किसी भी प्रॉब्लम के पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट को लेकर के चल सको। अब हम बात कर रहे हैं प्रोसेस ऑफ द पॉपुलेशन चेंज की। तो जैसे हमने बात करी थी बर्थ रेट इज़ द नंबर ऑफ लाइफ बर्थ्स पर 1000 पर्सन्स इन अ ईयर, यानी कि आपके देश में जो 1000 पर्सन्स अगर हैं तो उन पर जो भी बर्थ होते हैं, जितने भी नंबर ऑफ चाइल्ड बर्थ होती है, उसको हम कहते हैं बर्थ रेट। ओके, इट इज़ अ मेजर कंपोनेंट ऑफ ग्रोथ बिकॉज द बर्थ रेट्स हैव ऑलवेज बीन हायर देन द डेथ रेट्स, यानी जन्म लेने वाले लोगों की संख्या हमेशा ज़्यादा रही है एज कम्पेयर टू डेथ रेट्स के, ठीक है। फिर डेथ रेट जो है, अगेन इट इज़ द सेम थिंग कि डेथ पर 1000 पर्सन्स, नंबर ऑफ डेथ्स हो रही है पर 1000 पर्सन्स पर, मतलब 1000 व्यक्तियों पर कितनी मृत्यु हुई, वो कहलाता है आपका डेथ रेट। एंड द मेन कॉज ऑफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन हैज़ बीन द रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट्स। ये चीज़ें एक्चुअली इंटरलिंक्ड है। किस तरीके से, देखो आप बर्थ रेट का अगर हम बात कर रहे हैं तो अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज़ हैं, नई नई टेक्निक्स हैं, नए नए मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट से इनके चेंजेस हुए हैं, रैपिड चेंजेस हुए हैं इसमें, नो डाउट। हुआ ये है कि आज से अगर आप 30 साल पहले की बात करो, 1980s की या 1970s में भी अगर आप देखो, उस समय हमारे यहाँ पर डेथ रेट्स काफ़ी ज़्यादा थे। क्यों थे? क्योंकि कई ऐसी जो डिसीज़ेस थी, जैसे कैंसर होता था या हार्ट प्रॉब्लम्स होती थी, मेजर जो प्रॉब्लम्स आज की डेट में देखने को मिलती हैं, जिनके ट्रीटमेंट उस समय पॉसिबल नहीं होते थे। सो कहीं ना कहीं उनके जो रेट ऑफ डेथ था वो भी इंक्रीज़ होता था। लेकिन अब लेटर ऑन जैसे जैसे आप देख रहे हो कि टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, हर तरीके की जो डिसीज़ है उसके ट्रीटमेंट्स को हम डिस्कवर कर पा रहे हैं, राइट। सो इस डिस्कवरी के साथ साथ जो डेथ रेट है उसमें भी डिक्लाइन आया है, विच हैज़ प्रूवन अब कहीं ना कहीं हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें आपको ग्रोथ दिखाई देती है। सेम गोज ऐसे ही बर्थ रेट के साथ भी होता था कि बर्थ रेट के समय भी ड्यू टू अगर किसी कारण से मेटरनल फैसिलिटीज़ जो होती थी जब उस समय नहीं मिल पाती थी, तो जो बर्थ रेट होती थी या जो भी चाइल्ड बर्थ होता था, कभी कभी उनकी भी डेथ होती थी। इन्फेंट के जो डेथ की हम बात करते हैं वो होते थे। तो अब क्योंकि टेक्निक्स और टेक्नोलॉजीज़ और मेडिकल ट्रीटमेंट्स जो हैं वो बेटर क्वालिटी के हो गए हैं, सो ये सारी चीज़ें अब डेवलप हो रही हैं, ठीक है। द थर्ड कंपोनेंट ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ जिसकी हम बात कर रहे थे वो है माइग्रेशन। माइग्रेशन के बारे में भी वैसे तो हम बात कर चुके थे, दैट माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस द रीजन्स एंड टेरिटरीज, राइट। माइग्रेशन इंटरनल भी हो सकता है और इंटरनेशनल भी हो सकता है। इंटरनल होगा तो विद इन द कंट्री होगा, ऑब्वियस। इंटरनेशनल होगा सो बिटवीन द कंट्रीज होगा। और अगर आप बात करो इंटरनल माइग्रेशन की, तो इंटरनल माइग्रेशन से पॉपुलेशन तो चेंज नहीं होती, लेकिन जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज होता है, राइट। मतलब ये हो रहा है कि किसी एक स्टेट से कोई व्यक्ति दूसरे स्टेट में जाकर काम करने लगे, सो उस स्टेट से जो आप कह सकते हो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कम हुई, लेकिन उतनी ही ग्रोथ दूसरे स्टेट की पॉपुलेशन डेंसिटी में हो गई, राइट। फिर अगर इंटरनेशनली माइग्रेशन चेंज होता है तो फिर पॉपुलेशन चेंज कहा जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है वो अब दूसरी कंट्री में जा कर के काम कर रहा है या रह रहा है। एंड जनरली जो भी माइग्रेशन प्रोसेसेस आपको देखने को मिलती हैं वो मोस्ट अगर हम स्टेट्स की बात करें काफ़ी ज़्यादा, तो आपको कौन कौन से स्टेट्स में मिलेंगी? महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल,
बिहार, यूपी, राइट। इसलिए मिलेंगी क्योंकि वहाँ से निकल करके, अब वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, और वहाँ महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा जो आप कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा वर्किंग जो है, महाराष्ट्र में आपको अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती हैं। इसलिए कहीं ना कहीं मोस्ट जो माइग्रेंट लेबर्स होते हैं, राइट, या माइग्रेंट पर्सनस होते हैं जो अपनी जॉब के लिए किसी एक रीजन से दूसरे रीजन को शिफ्ट करते हैं, वो महाराष्ट्र और आपको गुजरात ऐसे स्टेट्स में ज़्यादा दिखेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं एज कंपोजिशन की। सो एज कंपोजिशन जो है बेसिकली आपको बताता है कि आपकी पॉपुलेशन में कितने एज ग्रुप्स के कितने लोग रहते हैं, और ये जो है आपका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन है, क्योंकि इसी की मदद से कहीं ना कहीं आपके आने वाली स्कीम्स को डिसाइड किया जाता है, राइट। सो हमारे यहाँ पे बेसिकली 3 एज ग्रुप्स को डिवाइड किया गया है। सबसे पहले चिल्ड्रन जनरली 15 साल से नीचे की उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको चिल्ड्रन कंसीडर किया जाता है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिकली तो वो अनप्रोडक्टिव होते हैं, साथ ही उनको फूड, क्लोथिंग, एजुकेशन और मेडिकल केयर प्रोवाइड करानी पड़ती है, ठीक है। वर्किंग एज होती है 15 to 59 ईयर्स, यानी कि 15 से 59 साल तक के जो लोग होते हैं वो इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव भी होते हैं, बायोलॉजिकली रिप्रोडक्टिव होते हैं, एंड दे कंप्राइज द वर्किंग पॉपुलेशन, राइट। सो हमारी वर्किंग पॉपुलेशन का काफ़ी जो वर्किंग पॉपुलेशन होती है वो 15 to 59 ईयर्स काउंट की जाती है। ये इकोनॉमिकली भी प्रोडक्टिव होते हैं, बायोलॉजिकली रिप्रोडक्टिव होते हैं। सो क्योंकि अब ये वर्किंग फोर्स में आ गए हैं, वर्किंग पॉपुलेशन है, तो हमारी इकोनॉमी को ये हेल्प कर पा रहे हैं, राइट। आफ्टर एजेड की अगर हम बात करें, सो अबव 59 ईयर्स जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की हम बात करते हैं, दे कैन बी इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव दो दे मे हैव रिटायर्ड, भले ही वो रिटायर हो चुके हैं बट वॉलेंटरीली भी वर्क कर सकते हैं कहीं ना कहीं, एंड दे आर नॉट अवेलेबल फॉर एम्प्लॉयमेंट थ्रू रिक्रूटमेंट। मतलब कि उनका कहना ये है कि जो आपके सीनियर सिटीजन्स होते हैं, राइट, वो वॉलेंटरीली अपनी सेवाएं, अपनी वर्किंग जहाँ पर भी देना चाहें दे सकते हैं, लेकिन उनको अगर आप एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो थ्रू रिक्रूटमेंट दे पाना थोड़ा सा टफ होता है। ओके, एज स्ट्रक्चर की बात हो रही थी। ये हमारा एज कंपोजिशन का ग्राफ है जो हमको बता रहा है कि 58.7% ऑफ द एडल्ट्स, सो मतलब 15 to 59 ईयर्स के जो लोग हैं हमारे देश में, उनका जो ग्राफ है वो कितना है, अप्रॉक्सीमेटली 59% है। तो जो हमारे देश को, इंडिया को जो कहा जाता है ना युवा देश, जो हम हिंदी में कहते हैं हमारे भारत देश को, इसलिए कहते हैं, ऐसे ही नहीं कहा गया है, इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारे पास अभी भी अगर आप देखो अप्रॉक्सीमेटली 60% ऑफ द पॉपुलेशन जो है हमारी वर्किंग फोर्स की है, राइट। चिल्ड्रन और एजेड तो हमारे यहाँ पे चलो आप 40% के अबाउट आते हैं, बट अभी भी हमारी जो वर्किंग फोर्स है वो 60% है, और इसलिए हम अभी भी ढेर सारे डेवलपमेंट्स और ढेर सारी ग्रोथ को अचीव करने में सक्षम है, और यही कारण है कि हमारा जो भारत देश है वो एक युवा देश माना जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्स रेशियो की। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन द पॉपुलेशन, ये जो रेशियो है ये आपको ना सिर्फ डेमोग्राफिकली या जोग्राफिकली हेल्प करेगा आपके आंसर राइटिंग में, साथ ही साथ में ये सोशली आपको इंडिकेटर जो है बहुत इम्पॉर्टेंट सोशल इंडिकेटर है। क्यों? क्योंकि ये ना सिर्फ आपको बता रहा है द एक्सटेंट ऑफ द इक्वालिटी बिटवीन द मेल्स एंड फीमेल्स इन अ सोसाइटी एट ए गिवन टाइम, साथ ही साथ में आपको कहीं ना कहीं ये भी बता रहा है कि आपको सोशली कौन से रिफॉर्म्स लेने की ज़रूरत है। इकोनॉमिकली रिफॉर्म्स तो सब जानते हैं कि 1991 और अभी भी धीरे धीरे हम अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ऐसी ढेर सारी जो चीज़ें हैं इनके अंडर हम कर रहे हैं ताकि हम इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बन सकें। लेकिन अगर आप सोशल लेवल पे देखोगे तो ये जो ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो आपके सोसाइटी को, आपके देश को, आपके देश की जो सोशल मेंटालिटी है उसको बताने वाले, उसको इंडिकेट करने वाले ये जितने रेशियोज हैं या जितनी भी ये बेसिक नंबर्स हैं, ये बताते हैं कि आपके देश में किस तरीके से इक्वालिटी डिस्ट्रीब्यूशन है बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स, किस तरीके से लोग जो मेंटालिटी रखते हैं उसके बारे में, राइट। सो समवेयर ये जो रेशियो है ना सिर्फ आपको हेल्प करता है जानने में कि आपके देश में कितना फीमेल्स हैं,
पर 1000 मील्स पर। साथ ही साथ ये भी बता रहा है कि इक्वालिटी किस तरीके से, और क्यों इक्वालिटी, क्योंकि आज की डेट में भी अगर ये ऑर्थोडॉक्स वाली सोच रखना कि मेल्स और फीमेल्स में से नहीं, मेल्स जो होते हैं वो ज़्यादा आपके लिए बोल सकते हो आपकी अच्छे होते हैं, बेटा या बेटी का जो भी डिफरेंसेस आपकी डेट में चल रहे हैं आज की डेट में, राइट, उसी को देखते हुए फिर हमारी गवर्नमेंट स्कीम लेकर आई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्यों लाई? ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम लोगों ने ये नंबर्स देखे कि जो फीमेल्स हैं पर 1000 मील्स पर वो कितनी कम है, इसी के कारण अलग अलग तरीके से स्कीम लाई गई है। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए अलग तरीके के कानून बनाए गए हैं, राइट। लिंग परीक्षण जो आपका जेंडर टेस्टिंग किया जाता है, ये जो बच्चों की होती है, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनकी जेंडर टेस्टिंग करवाई जाती है ताकि ये डिसाइड किया जा सके वेदर इट्स अ मेल और अ फीमेल। और अगर फीमेल है तो कई बार आज की डेट में भी अनबॉर्न फीमेल चाइल्ड्स की जो डेथ रेट है उसके वो जो है हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा सीरियस मैटर है, राइट। सो ये सारे जो टॉपिक्स हैं और ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये आपकी ना सिर्फ आप कह सकते हो सोच डेवलप करने में हेल्प करेंगे, कहीं ना कहीं आपको आंसर राइटिंग्स और ऐसे में भी हेल्प करने वाले हैं। तो इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ना चाहिए, इन पे आपको थोड़ा सा फोकस भी करना पड़ेगा, ओके। फिर इसके बाद हमने जैसे कि देखा कि हमारे यहाँ ये पैटर्न ही रहा है दैट इट ऑलवेज रिमेन अनफेवरेबल विद रिस्पेक्ट टू फीमेल्स, ठीक है। अब लिटरेसी रेट की बात करते हैं। सो लिटरेसी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी, क्योंकि अगर लोग जो हैं इन्फॉर्म्ड होंगे, एजुकेटेड होंगे, तभी कहीं ना कहीं वो एक इंटेलिजेंट चॉइस कर पाएंगे, और उसके के साथ साथ हमारे देश में जो भी रिसर्च या डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करेंगे। लो लेवल्स ऑफ लिटरेसी अगर होंगी तो ये जो हैं काफ़ी ज़्यादा सीरियस ऑब्स्टैकल होते हैं इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट के लिए। जो व्यक्ति, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में, हमने कहा है कि हमारे देश में जो ह्यूमन है, जो इंसान है, वो अपने आप में एक रिसोर्स है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि जब कोई ह्यूमन अगर पढ़ा लिखा हो, स्किल्ड हो, तो वो ना सिर्फ इकोनॉमिकली हमारी हेल्प करता है बट एज वेल एज सोशली भी वो काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड होता है। सो सोसाइटी को भी उसका प्रॉफिट मिलता है ना। लेकिन अगर आप मानिए कि लिटरेसी रेट उतना ज़्यादा नहीं है, अगर वो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली, सोशली तो चलिए वो आपको हेल्प कर सकता है, बट इकोनॉमिकली तो आपको फिर प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। देन अगेन अगर वो अपने आप को, आप कह सकते हैं, उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलने के कारण पोवर्टी, पोवर्टी के कारण हंगर, हंगर से फेमाइन, एंड दिस इज़ अ लॉन्ग साइकिल। सो ओवरऑल जो पूरी बातें हैं वो रिलेट एक दूसरे से होती हैं। आपको बस ये देखना है कि किस चीज़ का इस्पेक्ट किस तरीके से आपकी कंट्री पर पड़ता है, राइट। According to the census 2011, a person aged 7 years above who can read and write with the understanding in any language is treated as literate। मतलब कि ऐसा कोई भी इंसान जो 7 साल या उससे ऊपर की एज का हो, जो किसी एक भाषा को समझ सकता हो, लिख सकता हो, बोल सकता, पढ़ सकता हो, वो जो है लिटरेट कहलाता है। साक्षर जिसको हम हिंदी में कहते हैं वो कहलाता है, ठीक है। फिर ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। अब लिटरेसी रेट की अगर जैसे हम बात कर रहे हैं, देन अगेन आपके पास ये फिर एक क्वेश्चन आ जाएगा, एंड दिस विल अगेन लीड टू अ गवर्नमेंट स्कीम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्यों? क्योंकि लिटरेसी रेट में आपको डिफरेंसेस देखने को कहीं ना कहीं मिलेंगे। जो नंबर ऑफ मेल्स हैं जो कि लिटरेट हैं एंड द नंबर ऑफ फीमेल्स जो कि लिटरेट हैं, अगर उनके नंबर्स आप चेक करोगे देन देयर विल बी अ लिटिल डिफरेंस, जो आपको ये बताता है कि आपके देश में अभी भी अगर आप हायर एजुकेशन के टुवर्ड्स जाओ, अर्बन एरियाज़ में तो नहीं बट समवेयर इन रूरल एरियाज़, हायर एजुकेशन के ग्राफ पर अब जब आप चेक करोगे आपको पता चलेगा दैट नंबर ऑफ फीमेल्स हु आर गेटिंग हायर एजुकेशन इज़ वेरी लेस एज कम्पेयर टू द मेल्स। सो अगेन ये आपका एक सोशल एस्पेक्ट खोलता है, और अगेन ये आपको एक और जो है टॉपिक मिलता है जिसको आप रिलेट कर सकते हो विद आपकी मेंस की जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है उसके लिए, राइट। अब एक तरीके से अगर आप देखो तो सेक्स रेशियो और लिटरेसी रेट, इन दोनों के बेसिस पर ही जो हमारी स्कीम आई है बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ, राइट। सो इस तरीके से आपको जो भी आपके टॉपिक्स हैं या जो भी आपके फिनोमिनाज आप समझ रहे हो, डेटाज आप कलेक्ट कर रहे हो, उनका यूटिलाइजेशन आपको करना पड़ेगा with respect to the schemes, with respect to the society, with respect to your studies, ठीक है। अब हम बात करेंगे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की। सो द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन दैट इज इकोनॉमिकली एक्टिव इज एन इम्पॉर्टेंट इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट। जो पॉपुलेशन है हमारे देश का
जो परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन है जो इकोनॉमिकली एक्टिव होता है वो हमारे डेवलपमेंट का एक इम्पॉर्टेंट इंडेक्स होता है। क्यों? क्योंकि अगर वो हमारे देश में काम कर रहे हैं, इकोनॉमिकली एक्टिव हैं, तो वो हमारे देश की इकोनॉमी को सपोर्ट करेंगे। लेटर ऑन उसकी वजह से हमारे देश में ढेर सारे डेवलपमेंट्स जो हैं वो पॉसिबल हो सकेंगे। जो डिस्ट्रीब्यूशन है अकॉर्डिंग टू द ऑक्यूपेशंस, ठीक है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कहलाता है। अब अगर वेराइटी ऑफ ऑक्यूपेशंस हमारे यहाँ देखने को मिलते हैं, और आप भी जानते हैं कि हम लोगों ने 3 तरीके से उसको क्लासीफाई किया है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, राइट। प्राइमरी सेक्टर इज ऑल अबाउट एग्रीकल्चर एंड फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, जो कि बेसिकली नेचर से मिलने वाली या डायरेक्ट रिगार्डिंग टू नेचर के आप कह सकते हो रिगार्डिंग टू रॉ मटेरियल्स होता है। सेकेंडरी जो हमारा होता है वो पूरा इंडस्ट्री होता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है, तो सेकेंडरी सेक्टर हमारा इंडस्ट्री के बारे में होता है। और जो हमारा प्राइमरी सेक्टर होता है वो सेकेंडरी सेक्टर के लिए एक तरीके से रॉ मटेरियल सप्लाई करने का काम करता है। उसके बाद हमारा टर्शरी सेक्टर जो कि हमारा सर्विस सेक्टर होता है, ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को सपोर्ट करता है। सर्विस के अंदर ना सिर्फ ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और भी बहुत सी चीज़ें आती हैं, बल्कि जो भी आपको टीचर्स, बैंकर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स ये सारे मिलते हैं, ये भी आपके टर्शरी सेक्टर में ही आते हैं, बिकॉज दे प्रोवाइड यू देयर सर्विसेज, राइट। सो इसको ध्यान में रखना है कि कौन कौन से बेसिस है हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर है, और उसी के बेसिस पे हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर डिवाइडेड है। अब एक वर्ड आता है एडोलेसेंट पॉपुलेशन, ओके। सो एडोलेसेंट पॉपुलेशन क्या होती है? ये हमारी पॉपुलेशन का सबसे सिग्निफिकेंट फीचर है, और अगर आप देखोगे सो हमारा 1/5 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन जो है अभी एडोलेसेंट है। एडोलेसेंट होते हैं 10 से 19 साल तक के यंगस्टर्स। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिसोर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप बात करो 10 to 19 ईयर्स ऑफ एज ऑफ पीपल की, तो होता ये है कि 10 साल के बच्चे से लेकर 19 साल तक की एज जब वो पूरी करते हैं, इट इज़ द टाइम जब उनका फिजिकल डेवलपमेंट होता है, मेंटल डेवलपमेंट होता है, इमोशनल डेवलपमेंट होता है। सो अभी से इस एज ग्रुप को अगर अच्छे तरीके से जो टेकन केयर ऑफ दी जानी चाहिए, जो भी इनकी रिक्वायरमेंट है बाय फिजिकल, बाय मेंटल, बाय इमोशन, तो अगर ये दी जाए तो ये जो है हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिसोर्स बनेंगे फ्यूचर में। अब मेंटली कैसे? अगर आप उनको अच्छी पढ़ाई, अच्छे आप कह सकते हो किताबें या अच्छे उनको पढ़ाइयों के संसाधन मिलेंगे, अच्छे ह्यूमन रिसोर्स डेवलप होंगे जो कि आगे जा कर के हमारे देश को हेल्प करेंगे, ठीक है। फिजिकली कैसे? अगर न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स अच्छे तरीके से फुलफ़िल की जाए तो हो सकता है ऐसी सेवाएं जहाँ पर फिजिकल रिक्वायरमेंट की नीड्स होती हैं उसको ये फुलफ़िल करेंगे, जैसे हमारी आर्मी है, पुलिस सेक्टर्स हैं, इस तरीके से ये हमारी हेल्प करेंगे, राइट। तो ये जो हमारा एज ग्रुप है एडोलेसेंट पॉपुलेशन का, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन देखने में ये आया है इंडिया में कि जो एडोलेसेंट्स के लिए डाइट अवेलेबल है वो अभी भी इनएडिक्वेट है, और कहीं ना कहीं हमारे देश का लार्ज नंबर ऑफ एडोलेसेंट जो गर्ल्स हैं स्पेसिफिकली वो एनीमिया को सफ़र करती हैं। एनीमिया जिसमें एक तरीके से आप कह सकते हो बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है, राइट। इट्स अ डिसीज़ जहाँ पे बॉडी में ब्लड की कमी होती है। सो ये बेसिकली गर्ल्स में काफ़ी ज़्यादा, एडोलेसेंट गर्ल्स में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है हमारे देश में अभी भी। अब ये क्यों मिलता है? इसकी जो न्यूट्रिशन रिगार्डिंग जो प्रोग्राम है, इसी को देखते हुए जो न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स हैं ये हमारी कंट्री में धीरे धीरे अब डेवलप किए जा रहे हैं, ताकि जो किशोर, अब जैसे हमारा जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, राइट। सो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट विद द हेल्प ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं अलग अलग स्कीम्स चला रहा है, जैसे किशोरी समृद्धि योजना, और उनका जो भी एनीमिया से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं इसको भी कवर करने के लिए अलग अलग तरीके से जो है हमारा डिपार्टमेंट्स हैं अलग अलग, ये दोनों ही वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड हेल्थ डिपार्टमेंट ये स्कीम्स लेकर आए हैं ताकि इनका जो हेल्थ है, जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल किया जा सके, राइट। सो फिर यही बात आ गई कि ये जो टॉपिक अब आपने पढ़ा एडोलेसेंट पॉपुलेशन आपने देखा, दिस अगेन लेड टू यू टू द गवर्नमेंट स्कीम्स। और क्यों ये गवर्नमेंट स्कीम्स कैसे बनी? ऑन द बेसिस ऑफ सेंसस बनी। जब सेंसस हुए, एज ग्रुप डिफाइन हुआ, देखने को मिला कि कहीं ना कहीं कई ज़्यादा फीमेल्स जो हैं 10 to 19 ईयर्स की जो गर्ल्स हैं उनको ये प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको देखते हुए फिर गवर्नमेंट ने स्कीम लेके आई, राइट। सो फिर से वही बात हो गई है कि जो भी टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो उनको relate with respect to the government schemes socially, economically and आपके
आंसर्स के हिसाब से आपको फिर उसको एक राइट अप करना पड़ेगा। ओके, अब बात करते हैं नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी की। तो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो है, रिकॉग्नाइजिंग दैट द प्लानिंग ऑफ फैमिलीज, जो फैमिली प्लानिंग का कॉन्सेप्ट है, ये हमारे देश में ना सिर्फ पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा, साथ ही साथ इंडिविजुअल हेल्थ और वेलफेयर को भी डेवलप करेगा, इम्प्रूव करेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं समवेयर अगर आप देखो दैट कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो ना सिर्फ आपके नंबर ऑफ पर्सनस को इंक्रीज करी है, बट अगर इंडिविजुअल पर्सन टू पर्सन आप देखने जाओगे, सो कई बार ऐसा होता है कि चाइल्ड में भी या फिर उनकी मदर्स में भी जो हेल्थ इश्यूज हैं वो देखने को मिलते हैं। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटेड अ कम्प्रिहेंसिव फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन 1952। फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम जो था, इट वॉज टू प्रमोट द रिस्पॉन्सिबल एंड प्लान्ड पेरेंटहुड ऑन अ वॉलंटरी बेसिस। ठीक है, द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो हम लाए 2000 में, इट्स अ कल्मिनेशन ऑफ ईयर्स ऑफ प्लान्ड एफर्ट्स। ढेर सारे एफर्ट्स, ढेर सारे हमारे देश में जितने भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसके बाद ये सब कुछ करने के बाद हमारे यहाँ पे नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी लाई गई है, 2000 में ये आई है। And it provides a policy framework for imparting the free and compulsory school educations up to 15 years of age, reducing the infant mortality rates to below 30% of 1000 live births, right? एंड इस तरीके से करते हुए अचीविंग द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन। अब क्योंकि जो पॉपुलेशन हमारे पास है उसको हमको इंडिविजुअल हेल्थ और वेलफेयर को हमको उसका इम्प्रूव करना पड़ेगा, इसलिए हमने ये अलग अलग स्कीम्स जो हैं ये लेकर आए हैं। इसके साथ साथ हमने क्या किया है, इम्यूनिटी डेवलपमेंट के लिए जो वैक्सीन है अलग अलग डिसीजेस की, जैसे हमारे यहाँ पे पोलियो का हुआ, टीबी का भी अभी चल रहा है, सो ट्यूबरक्लोसिस और इस तरीके के जितने भी डिसीजेज हैं जिनके वैक्सीन्स पॉसिबल हैं, प्रिवेंटेबल हैं, उनको हम लेकर आए हैं। उनका हम लोगों ने रिसर्च किया है, डेवलपमेंट किया है। वी हैव ऑल्सो प्रमोटेड द डिलेड मैरिज फॉर गर्ल्स, राइट, एंड मेकिंग फैमिली वेलफेयर अ पीपल सेंटर प्रोग्राम। जो डिलेड मैरिज ऑफ गर्ल्स है उससे क्या होगा, उससे एजुकेशन, जब भी आप देखेंगे कि जो गर्ल्स होती हैं, अगर स्पेसिफिक बात की जाए वुमेन की, राइट, सो किसी भी फैमिली के लिए अगर आप बात करो सोशल एस्पेक्ट में फिर से, सो जो भी गर्ल्स होती हैं, जो भी वुमेन ऑफ द फैमिली, अगर वो एजुकेटेड है, अगर वो नॉलेजेबल है, सो शी विल रिकॉग्नाइज द प्रॉब्लम्स, शी विल रिकॉग्नाइज द सिचुएशंस, और उसी के हिसाब से वो अपनी हेल्थ का भी, साथ ही साथ में अपनी फैमिली की हेल्थ का भी, फिजिकली एज वेल एज मेंटली, दोनों तरीके से बहुत अच्छे से ख्याल रख पाएगी, राइट। सो ये जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है ये बेसिकली इसी पे सेंटर्ड है कि इम्प्रूव करना है हमको इंडिविजुअल हेल्थ को। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति जो भी हमारे देश में है उसकी जो हेल्थ है वो काफ़ी अच्छी रहे। जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 है एंड एडोलेसेंट्स एनपीपी 2000 है, इट आइडेंटिफाइड द एडोलेसेंट्स एज वन ऑफ द मेजर सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन दैट नीड द ग्रेटर अटेंशन, राइट। सो कई सारे ऐसे इनके भी आप देखोगे, जैसे एडोलेसेंट्स एज में अब जैसे हम बात करते हैं एनीमिया की, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज होती हैं, सो उसको देखते हुए हम लोगों ने क्या किया है, एनकरेज किया है डिलेड मैरिजेस को, चाइल्ड बेयरिंग को, एंड वी हैव टू टीच देम अबाउट द रिस्क ऑफ एवरीथिंग। सो इस तरीके से हमने उनको फूड सप्लीमेंट्स प्रोवाइड कराना, न्यूट्रिशन सर्विसेज प्रोवाइड कराना, स्ट्रेंथनिंग द लीगल मेजर्स टू प्रिवेंट द चाइल्ड मैरिज, राइट। चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए बाल विवाह अधिनियम जो भी हमारे देश में लीगल मेजर्स हैं वो लाए गए, ताकि हमारे देश का जो एडोलेसेंट पॉपुलेशन है वो भी काफ़ी अच्छे से ग्रोथ करे, वो भी काफ़ी हेल्दी रहे और आगे चल करके हमारे कंट्री को सपोर्ट कर सके, राइट। बेसिक जो इसके पीछे का अगर मैं कहूँ समरी है इस पॉपुलेशन की या आइडियोलॉजी है, वो यही है दैट द पीपल आर द नेशंस मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्सेज, सो अ वेल एजुकेटेड हेल्दी पॉपुलेशन विल प्रोवाइड अ पोटेंशियल पावर टू द कंट्री। ठीक है, अगर हमारे देश के लोग अच्छे रहेंगे, एजुकेटेड होंगे, हेल्दी होंगे, तो हमारे देश को बहुत अच्छे तरीके से वो हेल्प करेंगे। ओके, सो ये था हमारा चैप्टर। अब बात करते हैं थोड़ा सा इसके एमसीक्यूज़ पर। माइग्रेशंस चेंजेस द नंबर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड द कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन बोथ द एरियाज ऑफ डिपार्चर एंड अराइवल, एरिया ऑफ द अराइवल, एरिया ऑफ द डिपार्चर, नन ऑफ द अबव। कहने का मतलब है कि जो माइग्रेशन होता है वो किसी भी देश किसी भी रीजन का अगर आप बात करो तो डिस्ट्रीब्यूशन, कंपोजिशन और पॉपुलेशन
जो पॉपुलेशन है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन और कंपोजिशन को चेंज करता है, ये तो सभी को पता है। लेकिन क्या सिर्फ अराइवल एरिया में, क्या सिर्फ डिपार्चर एरिया में, या फिर दोनों में? बट ऑब्वियसली बात है कि अगर एक जगह से नंबर कम हो रहे हैं तो एक जगह पर इंक्रीज हो रहे हैं, तो यहाँ पर जो आंसर होगा इट विल बी आंसर ए, दैट बोथ द एरिया ऑफ डिपार्चर एंड अराइवल। A large proportion of children in population is a result of. So, जो हमारा large proportion आपको देखने को मिलता है children in a population is the result of high birth rates, high life expectancy, high death rates और more married couples. So death rates इसका कोई relation नहीं है, it is an illogical answer. इसके बाद option D is also an illogical answer. High life expectancy भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कि अगर हमारे देश में किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है, राइट, सो वो अप्रॉक्सीमेटली 65 से 65 टू 67 ईयर्स की जो एज है उसको कंप्लीट कर सकता है, तो उसका यहाँ पर नंबर ऑफ चिल्ड्रन से कोई लेना देना नहीं है। सो हियर द आंसर विल बी ए, दैट इज हाई बर्थ रेट्स। क्वेश्चन थर्ड है हमारा, द मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ refers to. Magnitude of the population growth refers to total population of an area, number of the persons added each year, the rate at which the population increase, the number of the females per 1000 males। तो ये जो ऑप्शन डी है ये तो आपका सेक्स रेशियो बताता है, ये नहीं हो सकता। टोटल पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया भी नहीं हो सकता। अब बात आई नंबर ऑफ पर्सन्स एडेड ईच ईयर एंड द रेट एट विच द पॉपुलेशन इंक्रीज। तो बात क्या हो रही है? मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ की। सो हियर द आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इसको ध्यान रखेंगे, दैट इज द रेट एट विच द पॉपुलेशन इंक्रीजेस। क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू द सेंसस अ लिटरेट पर्सन इज द वन who can read and write his or her name, can read and write any language, is 7 years old and can read and write any language with understanding, or knows the 3 R's, reading, writing, arithmetic। So यहाँ पर ऑप्शन डी जो है उसका कोई लेना देना नहीं है। अपना नाम मात्र लिखने से आप किसी भी इंसान को लिटरेट नहीं कह सकते। किसी एक भाषा को पढ़ने और लिखने से भी आप एक इंसान को लिटरेट हाफ डेफिनेशन है। क्यों? क्योंकि अगर कोई इंसान, आप मान लीजिए अगर कोई इंसान फॉर एन एग्जाम्पल 3 साल का बच्चा है, अब वो रीड कर सकता है और लिख भी सकता है, पढ़ भी सकता है, लिख भी सकता है, लेकिन क्या वो उस भाषा को समझ सकता है? क्या उसके पास इतनी मेच्योरिटी इनफ है कि वो उसको ये जो भी पढ़ाया जा रहा है, जो भी समझाया जा रहा है, वो उसको समझ पाए? नहीं। सो यहाँ पर ये ऑप्शन भी आपका जो गलत होगा। 7 ईयर्स इसलिए माना गया है क्योंकि ना सिर्फ लिखना और पढ़ना आना चाहिए बल्कि उस बात को समझना भी है। देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो। तो हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। सो इसी के साथ हमारी एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर भी खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इस 9th की एनसीईआरटी के बेसिस पर पूछे गए पीवाईक्यूज के बारे में।